तो क्या यहां भी कोई सियासी दांव पेच है? आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जो कुछ है सामने वो हम आप तक रख रहे हैं, और सामने यही है कि शरद पवार के ही भतीजे ने उनसे बगावत करके थाम लिया है शिंदे गुट का दामन, और वो बन गए हैं आज डिप्टी सीएम, और साथ में 8 अपने साथियों को भी लेके गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि सारे के सारे मंत्री पद की शपथ ले लिए। तो बिल्कुल रात को सोए कुछ और, सुबह उठे तो मंत्री पद जेब में। इससे अच्छा क्या हो सकता है? देखिए भाग्य ऐसे पलटता है। अभी तक आप विपक्ष में थे और देखिए सब कुछ चांदी चांदी। लेकिन उधर से राहुल गांधी भी जो आवाज लगा रहे हैं और जो आप कह रही हैं मीनू जी, जरा उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आता हूं। स्वामी जी, क्या जो राहुल गांधी संदेश दे रहे हैं कि जो भी आना चाहे हमारी विचारधारा, सेकुलर छवि वाले नेता, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरद पवार सेकुलर छवि वाले नहीं हैं, वो क्या ये पैगाम उनके लिए भी है कि आना चाहे तो आप भी आ जाइए, विलय कर लीजिए? कभी ममता बनर्जी कह रही थी कांग्रेस में विलय कर लो, कांग्रेस का विलय कर लो टीएमसी में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले की बात है। और अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद से परिस्थितियां देखिए कैसे बदल रही हैं। ये चक्र जो है वो बदल रहा है, और बदलते हुए चक्र में राहुल गांधी ये पैगाम भेज रहे हैं कि जिनको आना है आ जाओ। ये पैगाम कितनी दूर तक भेजा गया है, जरा इसकी समीक्षा करना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। देखिए, वास्तविकता में राजीव जी, अगर आप देखें हमारे पुरातन काल से हमेशा से जब भी कोई युद्ध हुआ है उसमें जीत किसकी हुई है? सत्य की जीत हुई है और प्रेम की जीत हुई है, और जिधर धर्म था उधर जीत हुई है। चाहे वो रामायण काल को देख लीजिए, महाभारत काल को देख लीजिए, और मैं देख रहा हूं उसकी पुनरावृत्ति हो रही। आप देखिए भगवान श्री राम के साथ सेना थी और रावण के साथ बिल्कुल अक्षौणी सेना थी, बड़ी भीषण सेना थी। यही हुआ जबकि महाभारत हुआ। महाभारत काल में एक तरफ केवल पांडव थे और दूसरी तरफ जो थे पूरी सेना थी कृष्ण की, और सेना जो थी पांडवों की सेना से बहुत बड़ी थी। आपने ये भी देखा कि पांडव की जीत इसलिए हुई कि उनके साथ सत्य था, धर्म था। जो भगवान श्री कृष्ण थे वो धर्म और सत्य के प्रतीक थे। धर्म के प्रतीक क्यों थे? क्योंकि उन्होंने नारी की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उन्होंने अधर्म के नाश के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो वास्तविकता में मैं कोई अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं, इसे कृपा करके अतिशोक्ति न समझे। आज के तारीख में जो राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं एकमात्र योद्धा हैं। इसीलिए विपक्ष के सारे नेताओं ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है, जो 7 महीने पहले तक राहुल गांधी को नेता ही मानने को तैयार नहीं थे। उसका कारण यह है कि उस मणिपुर में जहां पे भीड़ किसी को भी घेर लेती है, राहुल गांधी को प्यार से घेरती है। तेलंगाना में जिस प्रकार से वहां पे रिसेप्शन मिल रहा है राहुल गांधी को, और जिस प्रकार की मीटिंग आप दिखा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है, जो कर्नाटका में मिला और हिमाचल प्रदेश में मिला। देखिए, वास्तविकता में जो मीनू जी ने कहा, मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं। उसका कारण यह है कि देखिए, जो राहुल गांधी का अभ्युदय हुआ है, इससे न केवल बीजेपी बल्कि अपोजिशन के भी बहुत सारे नेता परेशान हैं। ये अजीत पवार को भी दिख रहा था कि उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, और जो ये ऐसे लोग थे जो छत्रप थे, जो समझते थे कि आगे आने वाला समय इनका होगा, उनको ये नजर आ रहा है कि अब केंद्र बिंदु बन रहे हैं राहुल गांधी। वो ऐसे बिंदु बन रहे हैं जिसको कि जनता पसंद कर रही है, जनता प्यार कर रही है। जो धनंजय जी ने कहा, वास्तविकता में देखिए, आज तक के इलेक्शन में आपने इतनी बड़ी उलटफेर देखी है। आपने 77 में देखा, आपने 80 में देखा, आपने 84 में देखा, 2004 में देखा। तो आप जो परिवर्तन देखते हैं वो परिवर्तन क्योंकि जनता, हिंदुस्तान की जनता, जो भारत की जनता है, ये अबोध जनता नहीं है। हमारे देश के लोकतंत्र को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसलिए माना जाता है कि हमारे देश का जो फटहाल आदमी है, जो भूखा आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो भी लोकतांत्रिक रूप से बहुत बुद्धिमान और बहुत समझदार है, और वो बार बार अपने मतों को परिवर्तित करता है। जिस प्रकार का मैंने पहले अपने वार्ता में आपसे कहा था, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, आज मैं वहां गया था, मैंने बहुत हजारों लोगों से बात की,
सैकड़ों लोगों से बात की। इतनी भयंकर हवा है, इतनी भयंकर हवा है बीजेपी के अगेंस्ट कि उत्तर प्रदेश में भी आप आशा नहीं कर सकते कि वहां भी बीजेपी को सीटें निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में धर्म जो है, जो नारी की अस्मिता है, जो पहलवानों की अस्मिता है, जो मणिपुर के लोगों की अस्मिता है, वो राहुल गांधी के साथ जुड़ गई है। और जो भी अजीत पवार जैसे लोग या धनंजय जो आपके मुंडे हैं या आपके ये बाकी लोग हैं, ये सारे लोग जो इस समय केवल सत्ता के लिए अपना स्थान बदल रहे हैं, ये राजनीतिक परिवेश से अदृश्य हो जाएंगे। जितनी अगर मैं कोई पत्रकार तो नहीं हूं, लेकिन जो मुझे समझ है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की और जो मैं जमीन से फीडबैक लेता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में बिल्कुल एक तरफा लड़ाई होगी। और तेलंगाना की जनता ने यह दिखा दिया है कि जनता राहुल गांधी के साथ है, क्योंकि राहुल गांधी सत्य के साथ हैं, धर्म के साथ हैं, और सत्य और धर्म के साथ जो होगा वो जीतेगा, और जो असत्य के साथ जाएगा, अधर्म के साथ जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। जी, ये तो सही बात है। जो सत्य के साथ रहेगा वही उसी की जीत होगी। आखिर में सत्य की ही जीत होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, थोड़ा आपसे भी समझना चाहता हूं कि इसका कनेक्शन, राहुल गांधी के आज की सभा का कनेक्शन महाराष्ट्र से जोड़ा जा सकता है क्या? ये पैगाम राहुल गांधी ने महाराष्ट्र को भी दिया है क्या? आगे की रणनीति जो अब शरद पवार की रणनीति होगी, खासकर क्योंकि शरद पवार एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, सियासी रणनीति में कहीं न कहीं अब कांग्रेस से गिर्द गिर्द दिखाई देगा। जब भी वो आंखें मूंद करके कुछ और सोचेंगे तो उनको कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी। क्या कुछ लगता है आपको? और ऐसे में आज का ये जनसैलाब, जो राहुल गांधी की सभा में जो भीड़ उमड़ी है, जबरदस्त, वहां से जो खबरें आ रही हैं, हमारे जो संवाददाता वहां से जो बातें कह रहे हैं, बता रहे हैं, जबरदस्त है प्रशांत टंडन जी। उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं, क्या ये नींद हराम हो गई है सत्ता पक्ष की? बीजेपी का एक ही एमएलए है तेलंगाना में, और जो बीआरएस के टीआरएस वो गए थे कोई कई 100 गाड़ियों का काफिला लेके महाराष्ट्र, और उनके पीठ पीछे वहां पे ये हो रहा है। और महाराष्ट्र में अब जिसको कहते हैं ना कि खेत ही गोड़ दिया गया है, अब वहां पे क्या राजनीति होगी, इतना कंफ्यूजन है। 2 एनसीपी हैं, 2 शिवसेना है, तो कौन सी शिवसेना क्या है, मतलब वो बड़ा अजीब सा एक वहां पे वो होगा। लेकिन जो सबक सीखने वाला है पवार साहब के लिए भी, क्योंकि मैंने पवार साहब की राजनीति लंबे समय से देखी है। पवार साहब ने काम तो नहीं किया है कि मूल सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, वो गुगली फेंकते हैं। ये उनकी आदत है कि वो कोई ना कोई 3 तिकड़म, कोई कंफ्यूजिंग सिग्नल ये जरूर करते हैं वो, लेकिन मूल रूप से एक जो संवैधानिक सेकुलरिज्म, गांधीवाद, इसके इर्द गिर्द ही उनकी राजनीति रही है। इसमें कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यानी वो कांग्रेस से बाहर गए भी, जब अलग पार्टी बनाई, तो एक बार भी उन्होंने बीजेपी के साथ औपचारिक रूप से समझौता नहीं किया। उनके पास विकल्प था, उन्होंने किया, पवार साहब ने नहीं किया। और जिस सोनिया गांधी का विदेशी मूल का इशू उठा के गए, उन्हीं की पार्टी से समझौता किया और यूपीए में शामिल हुए। तो ये राजनीति शरद पवार की रही है, सिद्धांतिक। अब उनको सोचना क्या है, देखिए, और केवल पवार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मैसेज है जो राहुल गांधी दे रहे हैं कि आपको, अभी तक राहुल गांधी की आलोचना क्या होती थी, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं करते, विचारधारा और आइडियलिज्म की बात करते हैं। आज अगर कांग्रेस बच पा रही है और कांग्रेस आगे बढ़ पा रही है, उसकी वजह यही है कि वो बीजेपी को सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई
या शिकस्त देने के मूड में नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी की कांग्रेस वैचारिक चुनौती दे रही है आरएसएस बीजेपी को, सिर्फ राजनीतिक गुणाभाग से नहीं कर रहे हैं वो काम। ये बात बाकी लोगों को समझनी चाहिए। पवार साहब राजनीतिक गुणाभाग बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपने पार्टी में वैचारिक भी समावेश किया होता, विचार का भी, तो उससे क्या होता राजीव जी कि नेता गए भी जो, उनकी जमीन खिसक जाती। आज कांग्रेस का जो वर्कर है वो राहुल गांधी से कनेक्टेड है वैचारिक रूप से। बीच के नेता भले ही ना हो, कल को ये बीच के नेता कहीं कूद के जाते भी हैं तो उनके पीछे कार्यकर्ता नहीं होगा, उनके पीछे जिंदाबाद करने वाला, झंडा लेके चलने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वैचारिक कनेक्ट राहुल गांधी ने अपनी पार्टी से बना लिया है। पवार साहब ने भी अगर यही वैचारिक कनेक्ट बनाया होता तो अजीत पवार चले तो गए, लेकिन उनकी दरी नीचे से खिसक जाती। और अभी भी मैं मानता हूं कि वो जब चुनाव को फेस नहीं कर पाएंगे। सबसे इसमें इंटरेस्टिंग बात, जिस तरह मीनू जी इशारा कर रही थी, उसको मैं कहना चाहता हूं कि सबसे एडवांटेज में इस वक्त जो है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, वो शिवसेना है, क्योंकि एकनाथ शिंदे इररिलेवेंट हो गए। 40 मेंबर हैं एकनाथ शिंदे के, और अब अजीत पवार भी क्लेम कर रहे हैं 40। 21 मेंबर बाकी हैं जो अन्य हैं, और बीजेपी के पास है 105। तो शिंदे के बगैर भी ये सरकार मेजॉरिटी में है, अगर वो 40 की बात सही है। तो अब शिंदे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इररिलेवेंट हो गए। वो एक ऐसा कमजोर इंजन आगे पटरी पर है जिसके पीछे 2 बहुत बड़े हार्स पावर के इंजन है, और किसी भी दिन वो पटरी से उतर जाएंगे। और मैं देख रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, वो पिक्चर बाकी मुझे जो दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि बहुत जल्द वहां पे देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, जिसकी पूरी भूमिका बन चुकी है नंबर गेम के हिसाब से। अब उनको शिंदे की जरूरत नहीं है, तो बहुत जल्दी वहां बीजेपी का जो है वो मुख्यमंत्री देखा जाएगा। अब शिंदे साहब केंद्र में रहें, कहीं और रहें, वो अलग बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे एडवांटेज में जो है वो शिवसेना है, कि उनकी पार्टी जो तोड़ के गया वो इररिलेवेंट हो गया, चुनाव से पहले ही इररिलेवेंट हो गया। तो ये होने जा रहा है राजीव जी चुनाव वहां पे। बहुत बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। पिक्चर क्यों बाकी है, क्यों हम लिख रहे हैं महाराष्ट्र में पिक्चर बाकी? इसलिए क्योंकि अंधे गुट की जो शिवसेना है वो इररिलेवेंट है। हमारे साथ धनंजय कुमार जी